हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी के रिलेशन में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। हालांकि उस क्वेश्चन के अंदर आपको मालूम है कि हमें ट्रांसफरी कंपनी की अकाउंटिंग भी करनी थी, यानी कि हमें ट्रांसफरी कंपनी के लिए जर्नल एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था। तो वो टास्क मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था। आइए एक बार अपन चेक करें कि जो क्वेश्चन था, ओके, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इट वाज क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 के लिए हमने जो ट्रांसफरर कंपनी की अकाउंटिंग है, वेंडर कंपनी की अकाउंटिंग है, वो हमने ऑलरेडी कवर अप कर ली थी क्लासेस में ही। और जो ट्रांसफरी कंपनी की अकाउंटिंग है वो पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आइए देखते हैं जरा जर्नल एंट्रीज को। बहुत ही सिंपल से यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हैं। सबसे पहला एंट्री है बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड 5,30,000। उसके बाद जितने भी हमने एसेट्स यहाँ पे टेक ओवर करे हैं सभी एसेट्स को हमने डेबिट कर दिया, सभी तरह की लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया, साथ में हमने क्रेडिट कराया अलग से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको मैंने बताई थी ये वाली बात। और बिजनेस परचेस के अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। गुडविल यहाँ पे डिफरेंस में निकल कर आया है वर्थ ₹50,000। उसके बाद हमने पेमेंट करा है लिक्विडेटर्स का, दैट इज लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि जो इक्विटी शेयर का इशू है दैट इज एट 5% प्रीमियम, और ये बात अपने डिस्कस कर ली थी पहले से। इसके बाद आप देखिए जरा बैलेंस शीट है। यहाँ पे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट है 16,10,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट है 90,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अमाउंट है 70,000। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कैसे आया? जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिजर्व पहले से हैं, ठीक है ना। हरी लिमिटेड के पास पहले से जनरल रिजर्व है 70,000 का, उसमें हम ऐड करेंगे सिक्योरिटीज फ्रॉम 20,000 का, तो रिजर्व का बैलेंस कितना आ जाएगा? 90,000। शेयर कैपिटल का बैलेंस कैसे निकाला? जो शेयर कैपिटल पहले से हरी के पास में है दैट इज हाउ मच? 10 लाख। 4 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू हो गया, बन गया 14 लाख। उसके अलावा 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले से था और 1,10,000 का नया इशू हो गया, तो इसका मतलब टोटल शेयर कैपिटल हो गया 16,10,000। ऑल राइट। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखने वाले थे? रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, दोनों कंपनीज का मिलाकर 50 एंड 20 70। उसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में दे रखा है, बट आपको मैंने इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बता रखा है। वो क्या है कि आप यहाँ पे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को कहां से माइनस करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेटर्स में से माइनस करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट के रिगार्डिंग ये जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पॉइंट है बच्चों, इसके लिए आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे आपको शो करना है। तो जिन बच्चों ने शो नहीं करा उनका भी सॉल्यूशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करके आप शो कर सकते हैं इन द नोट्स टू अकाउंट्स, जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पे शो करें। ऑल राइट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बहुत ही सिंपल से यहाँ पे पॉइंट था। इनटैंजिबल एसेट में गुडविल आएगा। एक तो गुडविल हरी का ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 50,000 का, और वायु का भी गुडविल कितना है? 50,000। कुल मिलाकर 1 लाख का यहाँ पे गुडविल हो चुका है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एवरीथिंग वाज वेरी इजी इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए नोट्स टू अकाउंट्स हैं। स्पेशली आप एक बार शेयर कैपिटल का नोट देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा हमने कितने शेयर्स अदर देन कैश इशू करे हैं। जस्ट चेक प्लीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का नोट रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है। ऑल्टरनेटिवली यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ हेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैंने यहाँ पे ये दूसरा ट्रीटमेंट इसलिए करके दिया ताकि आपको समझ में आए कि भाई हम इसको दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अभी तक हमने सभी क्वेश्चन में डेटर में से माइनस कराए, आप आगे भी वही काम कर सकते हैं, बट आपको सेकंड ओपिनियन भी मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे आपको करके दिखाया है। एक बार फिर से बैलेंस शीट के आइटम्स चेक कर लीजिए। जिन बच्चों ने प्रोविजन नहीं लिखा लाइबिलिटीज के साइड में, उनका टोटल आया होगा 19,80,000, 19,80,000। और ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट 7500 से कम आया होगा, यानी कि 2,92,500।
वायु के लिए अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी कर लिया था। हरी का अकाउंटिंग मैंने आपको शो कर ही दिया। ये है जर्नल एंट्रीज। उसके अलावा ये बैलेंस शीट है एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट नोट्स। डन। चलिए एक और नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब, जहां पे हम वेंडर कंपनी के अकाउंटिंग को समझेंगे। टेक आउट क्वेश्चन नंबर 30। The summarized balance sheet of Shrishti Limited as on 31st of March 2014 was as follows. Equity shares given है ₹10 fully paid up. Export profit reserve, देखिए it is a statutory reserve, export profit reserve. General reserve, profit and loss account, 9% debentures, trade creditors. In the assets we have goodwill, tangible fixed asset, stock, debtors, cash in bank. Preliminary expenses we are given with a fictitious asset. All right, आगे देखते हैं। Annu Limited agreed to absorb the business of Shrishti Limited with effect from 1 April 2014. Annu Limited ने सृष्टि लिमिटेड के बिजनेस को क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। बच्चों एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको अन्नू लिमिटेड की पुरानी बैलेंस शीट गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट तो बनाने के लिए बोल ही नहीं सकते। आगे देखें। द परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय अन्नू लिमिटेड एज एग्रीड। 4,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड बाय अन्नू लिमिटेड बाय वैल्यूइंग इट्स शेयर एट ₹15 पर शेयर। बोल रहे हैं कि हमें 4,50,000 शेयर इशू करना है। आपको ऑलरेडी शेयर का नंबर ही दे दिया गया है। 4,50,000 शेयर इशू करने, एक शेयर ₹15 पे इशू करना है, यानी कि ₹5 के प्रीमियम पे शेयर को इशू किया जाएगा। कैश पेमेंट इक्विवेलेंट टू ₹2.5 फॉर एवरी शेयर इन सृष्टि लिमिटेड। इट इज पॉसिबल टू अप्लाई द नेट पेमेंट मेथड बिकॉज आपको नंबर ऑफ शेयर्स पहले से मालूम है, कितने अमाउंट पे इशू करे वो मालूम है, और यहाँ पे शेयर्स के अलावा आपने कैश पे करा, कैश का भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है। व्हेन एवरीथिंग इज नोन टू अस, it is comparatively easy to apply the net payment method. The issue of such amount of fully paid 8% debentures in Annu Limited at 96%. debentures का जो issue होगा वो 96% पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ पे जो debenture का issue है वो discount पर है। As is sufficient to discharge 9% debentures in Shrishti Limited at a premium of 20%. देखिए बड़ा confusing language है। कह रहे हैं कि जो डिबेंचर का इशू है, जो न्यू डिबेंचर का इशू होगा वो तो 96% पे होगा, यानी कि 4% के डिस्काउंट पे होगा। बट जो उनके डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका पेमेंट 20% के प्रीमियम पे होगा, यानी कि 5 लाख की जगह पर अमाउंट मिलेगा 6 लाख, और ये 6 लाख के जगह हमें देने पड़ेंगे डिबेंचर्स। बट जो डिबेंचर का इशू होगा वो ₹96 ईच पे होगा। ऑल राइट, आगे देखें। Annu Limited will take over the tangible fixed asset at 100% more than the book value. ठीक है, 100% वैल्यू ज्यादा करके लेंगे। Stock at ₹7,10,000, debtors at their face value subject to a provision of 5% for doubtful debts. The actual cost of liquidation was 75,000. Liquidation cost of Shrishti Limited is to be reimbursed by Annu Limited to the extent of 50,000. ठीक है, अब यहाँ पे जो कुल मिलाकर खर्चा हुआ वो 75,000 का हुआ, उसमें से 50,000 का रीइंबर्समेंट आ जाएगा। ठीक है, बट बाकी का रीइंबर्समेंट नहीं मिलने वाला, कोई बात नहीं। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन फॉर 1 more year. एक और साल के लिए आपको रिजर्व्स को मेंटेन करना है। You are required to close the books of Shrishti Limited by preparing realization account, Annu Limited account, शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड डिबेंचर अकाउंट। क्वेश्चन ने हमें 4 अकाउंट बनाने को पहले से कह दिया, आपको यही 4 बनाने और कुछ 4 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अन्नू लिमिटेड रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस।
ठीक है, तो एक के बुक्स में आपसे पूछे लेजर अकाउंट और दूसरे के बुक्स में आपसे क्या मांगा गया है यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सृष्टि लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन बिगिन कर रहे हैं। जल्दी से मेरे साथ आप बनाएंगे फॉर्मेट्स। क्वेश्चन नंबर 30, in the books of Srishti Limited, in the books of Srishti Limited, so first account will be the realization account, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो है ही नहीं, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। So we will make another account called the equity shareholders account. Equity shareholders account. इसके बाद हमें एक और अकाउंट चाहिए, दैट इज द अकाउंट ऑफ परचेजिंग कंपनी, एंड इट इज द अकाउंट ऑफ अन्नू लिमिटेड। अन्नू लिमिटेड्स अकाउंट। And apart from this, they have also asked one more account, that is your debentures account. एक और अकाउंट मांगा गया है डिबेंचर्स का अकाउंट, और यहाँ पे जो डिबेंचर्स हैं वो 9% डिबेंचर्स हैं। सो आई विल मेक 9% डिबेंचर्स अकाउंट। %9 डिबेंचर्स अकाउंट। ऑल राइट, ये भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। हाँ जी, इसके बाद हमें क्या करना है, जर्नल क्रिएट करना है इन द बुक्स ऑफ अन्नू लिमिटेड। सो इन द बुक्स ऑफ अन्नू लिमिटेड, यहां पे हम बनाएंगे जर्नल। और जर्नल हम लोग बना लेंगे अराउंड 1.5 पेज का। मे बी यहाँ पे 1 पेज के अंदर ही पूरा काम हो जाए, बिकॉज एंट्री ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल स्पेस कम ना रह जाए, इसलिए मैं 1.5 पेज का आपको रिकमेंड करूंगा। ऑल राइट, तो जर्नल बनने के बाद में कुछ और तो हमें चाहिए नहीं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वर्किंग नोट पे आ सकते हैं। वर्किंग नोट, एंड आपको मालूम है कि जो हमें वर्किंग नोट चाहिए दैट इज रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो वर्किंग नोट नंबर 1 इज फॉर परचेज कंसिडरेशन। और इसको हम निकाल रहे हैं बाय नेट पेमेंट मेथड, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज नोन टू अस। पेमेंट कैसे किया जाएगा, किस फॉर्म में किया जाएगा, हर चीज हमको पहले से मालूम है। मैं यहां पे लिख रहा हूं पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ, द पेमेंट इज टू बी मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सृष्टि लिमिटेड
सृष्टि लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देखिए जरा, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, द पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स इज टू बी डन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, in form of equity shares. How much equity shares? The number is already mentioned, 4,50,000 equity share, and each share is issued at ₹15. 10 रुपीज का शेयर है, 15 रुपीज पे वैल्यू करके इशू करना है, यानी कि 4,50,000 को सिंपली आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास अमाउंट निकल कर आ जाएगा, एंड दैट अमाउंट इज 67,50,000। 67,50,000। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें यहाँ पे कुछ कैश पेमेंट भी करना है इन फॉर्म ऑफ कैश। सो व्हाट इज द कैश गिवन? यहाँ पे कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 30 लाख की कैपिटल है, 30 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 लाख शेयर्स हैं, और हर शेयर के बदले पेमेंट करना है 2.5। हर शेयर के बदले पेमेंट करना है 2.5। सो 3 लाख शेयर्स इंटू 2.5 पर शेयर। So 3 lakh into 2.5, that is 7,50,000. So total purchase consideration हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, total purchase consideration यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 7,50,000 plus 67,50,000, that is 75 lakhs. So 75 lakh का पीसी निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 75 lakhs। आई थिंक अब आपको इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। एंट्री बनाते हैं, पहले अन्नो की बुक्स में एंट्री बना लेते हैं। फर्स्ट एंट्री इज व्हाट? इट इज फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस एंड मेकिंग द कंसिडरेशन ड्यू। सो एंट्री विल बी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, business purchase account debit to liquidator of Srishti Limited, business purchase account debit to liquidator of Srishti Limited। Purchase consideration due, business purchase account debit to liquidator of Srishti Limited, purchase consideration due। What is the amount? 75 lakhs। यहां तक एक बार देख लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर टेकिंग ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या क्या टेक ओवर करा हमने? सबसे पहले आएगा टेंजिबल फिक्स्ड असेट। मैं पहले गुडविल को नहीं लिखूंगा बिकॉज मैं गुडविल को यहाँ पे डिफरेंस से निकालना चाहूंगा। सो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। वैसे क्वेश्चन में ये तो स्टेट करा हुआ नहीं है कि हमने कौन कौन से एसेट टेक ओवर करे और कौन कौन सी लायबिलिटीज टेक ओवर करी, तो हम क्या मानेंगे? सारे एसेट एंड सारी लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया है। सो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, दैट इज 100% मोर देन द बुक वैल्यू। सो 30 लाख की वैल्यू है, 30 लाख की जगह पर 60 लाख आएगा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के बाद में है यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक को टेक ओवर कैसे कराए? 7,10,000। सो स्टॉक अकाउंट डेबिट, दैट इज 7,10,000। स्टॉक के बाद में दिख रहे हैं हमें डेटर्स। डेटर्स के लिए यहाँ पे क्या लिखा है? 5% का प्रोविजन क्रिएट करना होगा।
तो आपको मालूम है कि मैं डेटर्स को तो फुल वैल्यू पे लिखूंगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और फिर अलग से क्रेडिट में मैं यहाँ पे प्रोविजन भी क्रिएट कर दूंगा। तो डेटर्स को मैंने डेबिट करा विथ 1,80,000। उसके बाद आगे देखें, हमारे पास है कैश एंड बैंक वर्थ ₹2,80,000, और यहाँ पे कैश एंड बैंक के लिए कोई हमें अलग से ट्रीटमेंट करने की नीड है या नहीं है, बताइए। कैश एंड बैंक का अमाउंट 2,80,000 होगा या 2,80,000 से कम होगा? ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है इस चैप्टर का, सॉरी इस क्वेश्चन का। ठीक है, कैश एंड बैंक का जो अमाउंट है वो यहाँ पे 2,80,000 लिया जाएगा या फिर 2,80,000 से कम लिया जाएगा, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखें जरा, आई एम गिविंग यू सम टाइम, प्लीज एनालाइज द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल मी that should I take over the cash and bank at ₹2,80,000 or should I take it at less than 2,80,000? Very, very important point. जब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ पे कितना हमें एक्चुअल में कैश टेक ओवर करना है। चलिए मैं बताता हूं, आप आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा कैश एंड बैंक का वो 2,80,000 नहीं आएगा। उसके पीछे रीजन क्या है जरा समझिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट and I'm trying to make some adjustment from 2,80,000. What is the adjustment? This adjustment is for the expenses. अगर आप देखेंगे तो सृष्टि लिमिटेड के जो लिक्विडेशन की कॉस्ट है वो है 75,000। 75,000 की कॉस्ट में से 50,000 का रीइंबर्समेंट तो आ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। 75,000 की कॉस्ट में से 50,000 का रीइंबर्समेंट तो आ जाएगा। कहां से आएगा? अन्नू से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि को जो 25,000 का रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा वो खर्चा खुद से उठाना पड़ेगा। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? 75,000 का टोटल लिक्विडेशन कॉस्ट होगा, उसमें से 50,000 का रीइंबर्समेंट आ जाएगा, 50,000 का रीइंबर्समेंट आ जाएगा। तो रही बात 25,000 की, वो कहां से लाएंगे? 25,000 हमें खुद बियर करना पड़ेगा ना। यस और नो? क्योंकि खर्चा हुआ 75, मिलेगा हमें 50, तो 25 हमारे खुद के बैलेंस में से कम होगा। इसीलिए यहाँ पे जो बैलेंस टेक ओवर होगा दैट विल बी 2,80,000 माइनस 25,000 फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि फाइनली टेक ओवर कितना होगा? 2,55,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, तो एसेट्स हमने टेक ओवर कर लिए, टेंजिबल फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। एक्सपेंसेस यहाँ पे टेक ओवर नहीं हो सकते हैं, दे आर दी फिक्टिशियस एसेट, तो वो पहली बात तो एसेट है ही नहीं। लाइबिलिटीज के साइड पर आप देखिएगा, मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ देता हूँ, टू 9% डिवेंचर्स। अब ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप गलती कर सकते हैं। ऑल्दो हमने पिछले काफी क्वेश्चंस में इसके ऊपर डिस्कशन करा है, बट स्टिल अभी भी गलती हो सकती है। 9% डिबेंचर्स का वैल्यू कितना लिखना है? शुड आई राइट इट 5 लाख और मोर देन 5 लाख और लेस देन 5 लाख? डिबेंचर्स का वैल्यू 5 लाख लिखना है कि कुछ और लिखना है? यहां पे लिखा जाएगा 6 लाख। ऐसा क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स को हम लोग जो पेमेंट करेंगे वो 20% के प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि आपके पास डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, 5 लाख के डिबेंचर्स हैं फेस वैल्यू पे, उनको 20% प्रीमियम पे पे ऑफ करा जाएगा, तो अमाउंट कितना आएगा? 6 लाख। 2, इसके अलावा हमने और क्या टेक ओवर करा है? ट्रेड क्रेडिटर्स।
और इसके लिए हमें कोई नया वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज 1 लाख। ओके, देन 1 लाख। इसके बाद आपको मालूम है कि हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट। ये 1,80,000 का 5% क्रिएट करना था, दैट इज 9,000। अपार्ट फ्रॉम दिस हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बिजनेस परचेज के अकाउंट को, सो टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, दैट इज 75 लाख। और इसके बाद जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी योर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो नरेशन में आ जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एंट्रीज के रिगार्डिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बट कहीं ना कहीं आपको मे बी अमाउंट को लेकर दिक्कत आता होगा, क्योंकि अब इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि एंट्रीज तो आपको डेफिनेटली लर्न हो गई होंगी। चेक करें बच्चों डिफरेंस में क्या है, व्हाट इज इन द डिफरेंस, इज देयर अ गुडविल और इज देयर एनी कैपिटल रिजर्व। अगर आपको गुडविल क्वेश्चन में पहले से भी गिवन हो, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि उसको पहले से ना लिखें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके बाद करें। तो गुडविल यहां पे निकल कर आएगा। एंट्रीज बनाने का फायदा ये होता है कि हमें वर्किंग नोट 2 में अलग से गुडविल निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वरना आपको मालूम है कि जिस क्वेश्चन में डायरेक्टली बैलेंस शीट पूछते हैं वहां पे हमें अलग से वर्किंग नोट क्रिएट करना पड़ता है, ये चेक करने के लिए कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। और यहाँ पे गुडविल का अमाउंट डेबिट हुआ विद 10,64,000। आप देखो हमें यहाँ पे बेनिफिट मिला। अगर हम एंट्री पहले से गुडविल की बना लेते तो गुडविल तो ओनली 5 लाख का था, बट यहाँ पे गुडविल का नया वैल्यू निकल कर आया 10,64,000 का। चलिए, गुडविल का अमाउंट आ चुका है तो आगे की एंट्रीज बना दी जाएं। नेक्स्ट is for payment to the liquidator. So liquidator of Srishti Limited debit. Liquidator of Srishti Limited debit. 2. Payment is done in the form of equity shares, so it will be 2 equity share capital account. शेयर्स का इशू आपको मालूम है प्रीमियम पे करा था, सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एंड ऑल्सो हमने इक्विटी शेयर्स को यहाँ पे कैश भी तो पे करा है, सो टू कैश अकाउंट एज वेल। ऑलराइट, कैश की जगह पर बैंक भी यूज कर सकते हैं। कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड, कंसिडरेशन डिस्चार्ज। अमाउंट कैसे आएगा, देखिए 75 लाख का हमें पेमेंट करना है। इन टोटल जो हमने शेयर इशू करे हैं दे आर 4,50,000। सो 4,50,000 इंटू 10 रुपीज का ईच है फेस वैल्यू, सो 45 लाख विल बी ट्रांसफर टू दिस। प्रीमियम 5 रुपीज ईच है, सो 4,50,000 इंटू 5, दैट इज 4,50,000 into 5. The amount is 22,50,000. And apart from this, हर शेयर पे 3 लाख शेयर्स थे,
उस पे 2.5 ईच का कैश था, दैट इज 7,50,000, 7,50,000। ओके, तो ये लिक्विडेटर को पेमेंट हो चुका है। आगे देखिए, डिबेंचर्स का पेमेंट करना है, तो जो हमने डिबेंचर टेक ओवर करे थे देवर 9% डिबेंचर्स, सो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। So 9% debentures account debit and these debentures are taken at rupees 6 lakh। ठीक है, जो नए डिबेंचर इशू होंगे वो कितने परसेंट के इशू होंगे? देखिए, हाउ मच परसेंट डिबेंचर आर बीइंग इशूड? वी आर इशूइंग 8% डिबेंचर है 96%, यानी कि डिबेंचर के इशू पे डिस्काउंट आएगा। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 100 रुपीज का डिबेंचर है, 96% पे इशू होगा, तो इसलिए डिस्काउंट यहां पे आया टू, जो हमारा डिबेंचर है वो 8% का है, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अच्छा, ये जो 9% के डिबेंचर डेबिट करें, दीज आर ऑफ सृष्टि लिमिटेड, तो इसको मेंशन कर देते हैं ऑफ सृष्टि लिमिटेड। सृष्टि लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को डिस्चार्ज किया जा रहा है। सो डिबेंचर होल्डर्स डिस्चार्ज्ड, डिबेंचर होल्डर्स डिस्चार्ज्ड। अब देखिए, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि हमने कितने डिबेंचर इशू करे हैं। रिक्वायर्ड पेमेंट इज हाउ मच? 6 लाख, एंड वी आर इशूइंग अ सिंगल डिबेंचर एट 96 रुपीज। तो मैं यहाँ पे 6 लाख को डिवाइड कर दूंगा 96 से, द नंबर ऑफ डिबेंचर विल बी 6250। So if I will multiply 6250 with how much amount? With amount of rupees 100, so 6,25,000 के यहाँ पे डिबेंचर इशू होंगे और 25,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? 6 लाख का डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, सो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25,000, टू 8% डिबेंचर आएगा 6,25,000। ऑल राइट, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जब डिस्काउंट पे इशू होता है तो एक्चुअल फेस वैल्यू ज्यादा निकल कर आता है, और जब प्रीमियम पे इशू होता है तो एक्चुअल फेस वैल्यू कम हो जाता है। डन। तो हमारी 4 एंट्रीज बन चुकी हैं। इसके बाद आपको मालूम है कि जो अगला एंट्री होता है दैट इज फॉर द इंटर कंपनी ओइंग्स, एंड इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कोई भी इंटर कंपनी ओइंग अवेलेबल है नहीं, देयर आर नो इंटर कंपनी ओइंग्स। इंटर कंपनी ओइंग्स के बाद जो नेक्स्ट एंट्री बनता है दैट इज फॉर द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, और वो भी यहाँ पे नहीं है, यानी कि एंट्री नंबर 5 एंड एंट्री नंबर 6 एप्लीकेबल है नहीं। तो आ जाते हैं एंट्री नंबर 7 पे, दैट इज फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो न्यू कंपनी है अन्नू लिमिटेड, उसने सृष्टि लिमिटेड के एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है बाय व्हाट अमाउंट? 50,000। अच्छा, परचेज के केस में, यानी कि अमेलगमेशन जब परचेज के नेचर का होता है तो वहां पे आपको मालूम है एंट्री नंबर 2 पे डिपेंड करता है कि एक्सपेंस के पेमेंट के लिए क्या यूज करा जाएगा। तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे गुडविल का अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की जगह पर बैंक अकाउंट भी यूज किया जा सकता है। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड बाय व्हाट अमाउंट? 50,000। एक्सपेंस का पेमेंट हो चुका है 50,000 से। ऑल राइट, और इसके बाद परचेज के केस में जो आखिरी एंट्री आता है दैट इज विथ रिगार्ड टू दी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, एंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा रिजर्व है जो आपको 1 साल तक और मेंटेन करना पड़ेगा, तो मुझे इसके लिए एंट्री बनाना पड़ेगा। सो आई विल मेक द एंट्री अमेलगमेशन, amalgamation adjustment account debit, amalgamation adjustment account debit to statutory reserves account, and in fact यहाँ पे आप
इस रिजर्व के जगह पर उसका नाम भी लिख सकते हो, यानी कि एंट्री ऐसे भी बन सकता है, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट। ठीक है, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, इट इज एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। हम इस तरह से भी एंट्री बना सकते हैं नरेशन में, रिजर्व्स मेंटेन्ड। ये एंट्री हमें मर्जर के सिचुएशन में बनाने की नीड नहीं होती है, क्योंकि वहां पे सेकेंड एंट्री के अंदर ही हम इसको ऑलरेडी टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये अमाउंट आएगा यहाँ पे 8,50,000, 8,50,000। ये देखिए हमारा परचेजिंग कंपनी का अकाउंटिंग तो हो भी गया। ऑल राइट, परचेजिंग कंपनी का अकाउंटिंग इज ओवर। नाउ वी हैव टू गो फॉर द अकाउंटिंग ऑफ वेंडर कंपनी। आइए जरा वेंडर कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं एंड विल अगेन गो बाय द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, मैं फिर से आपके सामने नोट्स ले आता हूं। स्टेप नंबर 1 is to transfer all the assets whether they have been taken over or not taken over into which account, into the realization account। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको बच्चों सारे के सारे असेट ट्रांसफर करने हैं, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी डन ओनली एंड ओनली एट द बुक वैल्यू, नो अदर वैल्यू। ऑल राइट, चलिए जी ट्रांसफर करते हैं सभी तरह के एसेट्स को एट द बुक वैल्यू। सो टू गुडविल, जितने भी एसेट सृष्टि लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर होंगे टू गुडविल 5 लाख। देन वी हैव टू tangible fixed assets, to tangible fixed assets it is 30 लाख। ऑल्दो आपको मालूम है इसका मार्केट वैल्यू यहाँ पे कुछ और गिवन है, हमें उससे मतलब नहीं है। मार्केट वैल्यूज हम रिकॉर्ड करते हैं परचेजिंग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद में स्टॉक, सो टू स्टॉक, इसका भी मार्केट वैल्यू गिवन है बट वो इररेलेवेंट है यहाँ पे, 10,40,000। इसके बाद में है डेटर्स 1,80,000, इसके लिए भी प्रोविजन है बट हमें ट्रीट नहीं करना। टू डेटर्स 1,80,000। ऑल राइट, आगे देखिए कैश एंड बैंक। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने कैश एंड बैंक बैलेंस को भी टेक ओवर किया है, तो इसको भी मुझे रियलाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा टू कैश एंड बैंक। बट अब जो हम यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन के अकाउंट में, वो कितना ट्रांसफर करेंगे? दैट विल बी 2,55,000 ओनली। क्योंकि आपको मैंने एक बात समझाई थी कि कैश एंड बैंक अगर टेक ओवर करा है तो ही ट्रांसफर किया जाएगा, और आपको मालूम है कि कैश एंड बैंक का जो ट्रांसफर है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे होना चाहिए। अगर उन लोगों ने कैश एंड बैंक टेक ओवर करा होता 2,80,000 का, तो हम ट्रांसफर भी कितना करते? 2,80,000 ट्रांसफर कर लेते। बट यहाँ पे इन रियलिटी कैश टेक ओवर कितना किया गया है? कैश टेक ओवर करा है ओनली 2,55,000। तो मैं भी यहाँ पे एक्चुअल में कितना लिखूंगा? 2,55,000 ही लिखूंगा। कैश एंड बैंक अगर टेक ओवर करते हैं तो ही लिखते हैं, अगर टेक ओवर नहीं करते तो नहीं लिखने की जरूरत है। ऑल राइट, बट यहाँ पे कैश एंड बैंक टेक ओवर तो हुआ बट वो पूरा 2,80,000 नहीं हुआ। कितना टेक ओवर करा गया? 2,55,000। आप सोच रहे होंगे सर आपने कैश एंड बैंक का क्या यहाँ पे नया वैल्यू लिखा है? नहीं बच्चों, मैंने न्यू वैल्यू नहीं लिखा। इनफैक्ट कैश एंड बैंक को कोई नया वैल्यू होता ही नहीं है। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि इस कंपनी के पास कैश है 2,80,000, उसमें से 25,000 के एक्सपेंस पे करे जाएंगे, तो आइडल कैश कितना होगा? आइडल कैश इज ओनली 2,55,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंस रिड्यूस करके कैश एंड बैंक का बैलेंस लिख दिया है। ऑल राइट, आगे देखिए स्टेप नंबर 1 के अंदर मैंने आपको एक और बात लिखवाई थी, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट और द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, इट शुड बी ट्रांसफर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, यस और नो। और हमारे पास यहाँ पे एक फिक्टिशियस एसेट गिवन है क्वेश्चन में, विच इज इन द नेम ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स में एंट्री बना दूंगा टू preliminary expenses, to preliminary expenses, that is how much? 50,000। all right, यहां तक की बात समझ में आ गई। स्टेप नंबर 1 is clear to each and everyone now। coming to step number 2,
In step number 2, we have to transfer all the liabilities that have been taken over by the purchasing company. ठीक है, तो आइए जरा ट्रांसफर करें लाइबिलिटीज जो भी यहाँ पे टेक ओवर करी गई हैं. सो दे हैव टेकन ओवर द डिबेंचर्स by 9% debentures. They have taken over the creditors, so by trade creditors. तो 9% डिबेंचर्स का टेक ओवर का वैल्यू कितना है 5 लाख और क्रेडिटर्स का वैल्यू है 1 लाख. अगेन आप देखें कि मैंने यहाँ पे मार्केट वैल्यूज को नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे जो वैल्यूज लिखनी है दैट इज ओनली दी बुक वैल्यूज 5 लाख एंड 1 लाख. आपको याद है इस क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर का भी अकाउंट बनाने के लिए कहा था. आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड फॉर इट, इट इज यूजलेस टू प्रिपेयर इट. डिबेंचर्स का अकाउंट, डिबेंचर्स के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 5 लाख. एंड अभी हमने एंट्री बनाया रियलाइजेशन में बाय 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर में क्या एंट्री बन जाएगा टू रियलाइजेशन. इट वॉज कंप्लीटली यूजलेस टू प्रिपेयर दिस अकाउंट. फिर भी क्वेश्चन ने कहा तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने को बनाना पड़ेगा. यानी कि आप देख सकते हैं ये वाला अकाउंट तो एट द मोमेंट यहीं पे क्लोज हो चुका है, नथिंग स्पेशल इन इट. आप सोच रहे होंगे सर इस डिबेंचर के बदले 8% डिबेंचर्स आए, क्या हमें उसकी एंट्री नहीं बनानी होती? नहीं बच्चों, उसकी जो एंट्री है वो तो आपको मालूम है कौन बना चुका है. दैट एंट्री हैज बीन मेड बाय अन्नू लिमिटेड. सृष्टि लिमिटेड को उसका एंट्री बनाने का जरूरत नहीं है. 9% डिबेंचर के बदले क्या मिला हमें कोई सेंस नहीं है. हमने तो 9% डिबेंचर को कहां पे ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, और कहानी वहीं पे खत्म हो गई. ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन में ऐसा कोई स्पेशल हमें प्रोविजन या फिर फंड तो गिवन है नहीं, तो आगे हम बढ़ जाते हैं एट स्टेप नंबर 3. और स्टेप नंबर 3 में आपको मैंने सिखाया था कि वी हैव टू मेक द ड्यू ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, जिसका हम एंट्री बनाते हैं परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. एंड हमारे केस में जो परचेजिंग कंपनी है वो है अन्नू लिमिटेड, तो इसका मतलब एंट्री क्या बनेगा अन्नू लिमिटेड टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन में एंट्री आ जाएगा बाय अन्नू लिमिटेड. और ये जो पीसी का अमाउंट है वो अपन पहले से निकाल चुके थे 75 लाख रुपीज, 75 लाख रुपीज. इसका मतलब अन्नू लिमिटेड में क्या एंट्री बनेगा, अन्नू लिमिटेड में एंट्री बन जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. दैट इज अगेन हाउ मच 75 लाख रुपीज. ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया. ठीक है जी. स्टेप नंबर 4 में आपको मैंने सिखाया था कि हमें परचेज कंसिडरेशन के बदले जो भी चीज मिलेंगी उसको रिसीव कराना होगा. तो यहां पे हमें रिसीव हुए इक्विटी शेयर्स और हमें क्या रिसीव हो गया कैश. तो कैश एंड इक्विटी शेयर्स हमें यहाँ पे रिसीव हुए. ठीक है, तो कैश और इक्विटी शेयर्स मिला, उसका मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, सबसे पहले एंट्री बनाऊंगा फॉर अन्नू लिमिटेड अकाउंट. तो अन्नू के अकाउंट में एंट्री बन जाएगा बाय कैश, बाय कैश एंड बैंक, ऐसे लिख लेते हैं. तो मुझे अन्नू लिमिटेड से कितना पैसा मिला ओनली फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा मिल गया 7,50,000. यस और नो. उसके अलावा मुझे यहां पे कुछ शेयर्स भी मिले. सो बाय इक्विटी शेयर्स इन अन्नू लिमिटेड. ठीक है, इक्विटी शेयर्स इन अन्नू लिमिटेड. और शेयर्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी यहां पे इन द वर्किंग नोट. दैट वाज हाउ मच 67,50,000. आप बोलेंगे नहीं सर ये वाला तो वैल्यू नहीं था, शेयर्स का वैल्यू था 45 लाख. बच्चों 45 लाख तो फेस वैल्यू था, और फेस वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं हमेशा इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से. जो शेयर्स खरीद रहा है उसको क्या मतलब है फेस वैल्यू से. आप समझो आपकी कंपनी है और मैं आपकी कंपनी का शेयर खरीदता हूं. आपने अपना एक 10 रुपीज का शेयर 100 रुपीज के अंदर सेल करा, यानी आपने मुझसे 90 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट करा. तो मैं अपनी किताबों में क्या शेयर को अलग अलग शो करूंगा कि 10 रुपीज तो मैंने फेस वैल्यू के लिए पे करा और 90 मैंने प्रीमियम के लिए पे करा. नो, मुझे तो शेयर का परचेज शो करना है एज एन इन्वेस्टमेंट, और वो कितने के ऊपर शो होगा 100 रुपीज के ऊपर शो होगा. हमें क्या मतलब कि हमने प्रीमियम पे करा या नहीं करा, हमें क्या मतलब कि डिस्काउंट हमने दिया या नहीं दिया. ये डिस्काउंट की अकाउंटिंग, प्रीमियम की अकाउंटिंग तो किसको करनी होती है, इशूअर को. सो इफ यू आर इशूइंग दिस शेयर्स,
यू हैव टू रिकॉर्ड द प्रीमियम। ऑल राइट, यानी कि यहाँ पे जो प्रीमियम पे इशू हुआ है वो प्रीमियम की अलग से एंट्री किसको बनानी पड़ती है, इशूअर को, और यहाँ पे इशूअर कौन है, अन्नू लिमिटेड। तो ये वाला केस आपको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है कि सर आप अलग से रिकॉर्ड करिए यहाँ पे प्रीमियम को, नो। जितना अपने पास शेयर्स का वैल्यू आया वो हमारे लिए एज एन इन्वेस्टमेंट है, हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, 4 स्टेप हमारे हो चुके। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में आपको मैंने सिखाया था कि अगर कोई लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं करी है तो उसका पेमेंट अलग से कौन करता है, वेंडर कंपनी करता है। हालांकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा केस नहीं है। एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है, ये वाला केस भी हमारे पास यहाँ पे कवर्ड नहीं है। एंट्री नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन। यहाँ पे लिक्विडेशन के कुछ एक्सपेंसेस हैं और मजे की बात यह है कि यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन है। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हमने पे करे और उसका हमें रीइंबर्समेंट मिलेगा, और कुछ खर्चे यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनका हमें रीइंबर्समेंट नहीं मिलने वाला है। ऑल राइट, तो जो खर्चे हमने खुद ने पे करे उसकी वैल्यू कितनी है, 25,000। तो जिसका पेमेंट हमने खुद ने करा उसका एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जिसका पेमेंट हमने खुद ने करा उसका एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैंने यहां पे लिखा रियलाइजेशन में टू कैश एंड बैंक, टू कैश एंड बैंक। ये किस चीज के लिए है, एक्सपेंसेस के लिए है। कितना अमाउंट है, 25,000। ऑल राइट, और इसके अलावा जो एक्सपेंस 50,000 का है उसका हमें रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो रीइंबर्समेंट के लिए आपको मैंने एंट्री का सिखाया था, 2 एंट्रीज बनानी होती हैं। एक एंट्री बनता है परचेजिंग कंपनी टू कैश और दूसरा एंट्री बनता है कैश टू परचेजिंग कंपनी। यानी कि अगर हम चाहें तो इस एंट्री को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट आपको मैंने इग्नोर करने से मना कर रखा है। आपको मैंने कहा कि आप हमेशा एंट्री बनाओ। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज अपन बनाएंगे। 50,000 का जो एक्सपेंस है वो रीइंबर्स होगा। ठीक है, तो पहले हमने पे करा, पे करने पर एंट्री बनाया गया अन्नू लिमिटेड टू कैश एंड बैंक, अन्नू लिमिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट 50,000। ये एंट्री हमने तब बनाया जब हमने एक्सपेंस का पेमेंट करा। ठीक है, तो क्योंकि एक्सपेंस हमें बियर नहीं करने थे, एक्सपेंस विल बी बॉर्न बाय अन्नू लिमिटेड, इसलिए मैंने एंट्री क्या बनाया, अन्नू लिमिटेड टू कैश एंड बैंक। क्योंकि मेरे यहां से कैश चला गया इसलिए एंट्री बना टू कैश एंड बैंक, बट मैंने डेबिट रियलाइजेशन नहीं करा क्योंकि मुझे बियर नहीं करना था। ठीक है, इट शुड बी बॉर्न बाय अन्नू लिमिटेड। बाद में अन्नू से रीइंबर्समेंट आ गया तो फिर से रिवर्स एंट्री बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अन्नू लिमिटेड। तो यहाँ पे एंट्री बन गया बाय कैश एंड बैंक। हाउ मच अमाउंट, 50,000। अब आप देख सकते हैं जितना अमाउंट डेबिट में है उतना अमाउंट क्रेडिट में भी है। तो अगर आप चाहते तो इस एंट्री को इग्नोर भी कर सकते थे। ठीक है, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि इग्नोर ना किया जाए और इसकी एंट्री बनाई जाए। 75,50,000 का यहाँ पे टोटल आ चुका है। ऑल राइट, फॉर हुम, फॉर अन्नू लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट आपको मैंने स्टेप सिखाया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के जितने भी क्लेम्स हैं वो हमें ट्रांसफर करने पड़ते हैं इन द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इनके कौन कौन से क्लेम्स हैं देखिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे पहले दिया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो एंट्री बनेगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ द इक्विटी शेयर कैपिटल इज हाउ मच, 30 lakhs। तो 30 lakhs यहाँ पे कैपिटल के ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके अलावा जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, वो भी इनको ट्रांसफर होंगे। तो बाय एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, आप बोलेंगे सर ये तो रिजर्व मेंटेन करेगा ना नया कंपनी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मेंटेन करे, वो टेक ओवर करे, रिजर्व्स हमेशा किसको बिलोंग करते हैं, शेयर होल्डर्स को। और जब ये शेयर होल्डर न्यू कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे तो भी रिजर्व्स का अमाउंट तो इनके पास में रहेगा ना, इसलिए रिजर्व हमेशा यहीं पे ट्रांसफर होंगे, 8,50,000। और आप ध्यान रखें वेंडर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए आपको मैंने पहले भी समझाया था, इट डजंट मैटर कि अमलगमेशन मर्जर के नेचर का है या परचेज के नेचर का है। कहीं आप ये सोचें कि सर मर्जर के नेचर में तो रिजर्व्स जो होते हैं वो टेक ओवर हो जाते हैं, तो क्या रिजर्व भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे, नो। रिजर्व्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे, रिजर्व्स हमेशा शेयर होल्डर्स का अकाउंट में ही आएंगे। डोंट कंफ्यूज दिस टू मेथड्स विद रिस्पेक्ट टू वेंडर कंपनी। जब वेंडर कंपनी का अकाउंटिंग करनी है अपने को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अमेलगमेशन परचेज के नेचर का है या मर्जर के नेचर का है। हमें क्वेश्चन को बहुत ही नॉर्मल पैटर्न पे सॉल्व करना है विदाउट गिविंग एनी अदर थॉट। ऑल राइट, तो अब देखिए
मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स के सारे क्लेम्स को ट्रांसफर कर दिया है। एक लास्ट पॉइंट पेंडिंग है जो निकल कर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट से। आप चेक करें कि यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। प्लीज चेक वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। टोटल तो जो हमारे पास इस अकाउंट में आ रहा है दैट इज 81 lakhs। टोटल आ रहा है 81 lakhs का, और मैं 81 लाख में से ये सब डेबिट का आइटम माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट निकल कर आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एंड दैट प्रॉफिट अमाउंट इज 31 lakhs। दैट प्रॉफिट अमाउंट इज 31 lakhs। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में हमने एंट्री बना दिया बाय रियलाइजेशन 31 lakhs। एंड आपको मालूम है कि ये एंट्री बनाते ही आपका जो शेयर होल्डर्स का अकाउंट है दैट शुड क्लोज ऑटोमेटिकली आफ्टर देयर पेमेंट, यानी कि जब पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर्स को तो शेयर होल्डर्स का अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए। तो आइए जरा पेमेंट कर दें अपन शेयर होल्डर्स का। द शेयर होल्डर्स ऑफ सृष्टि लिमिटेड विल रिसीव द कैश एंड बैंक अमाउंट फ्रॉम अन्नू लिमिटेड, और इनके लिए कैश का अमाउंट आया था 7,50,000, राइट। उसके अलावा इनको इक्विटी शेयर्स भी दिए गए हैं टू इक्विटी शेयर्स इन अन्नू लिमिटेड। हमारे शेयर होल्डर्स को, सृष्टि कंपनी के शेयर होल्डर्स को अन्नू कंपनी के शेयर्स मिले वर्थ 67,50,000। तो ये एंट्रीज बनाने के बाद हमारा शेयर होल्डर्स का अकाउंट टैली हो जाना चाहिए दोनों तरफ। डेबिट का टोटल है 75,50,000 और यही सेम टोटल क्रेडिट साइड में भी आना चाहिए। जरा देखें आप, ऑन द क्रेडिट साइड सेम टोटल मस्ट अपीयर 75,50,000। तो ये हमारा एंटायर सॉल्यूशन हो गया जहां पे हमने दोनों कंपनीज की अकाउंटिंग कवर कर ली। वेंडर कंपनी का भी हो गया और परचेजिंग कंपनी का भी हो गया। बस हमने परचेजिंग कंपनी का बैलेंस शीट नहीं बनाया क्योंकि वो क्वेश्चन में कहा भी नहीं गया आपसे, और आप बना भी नहीं पाते क्योंकि आपको यहाँ पे अन्नू की जो पुरानी बैलेंस शीट है वो गिवन नहीं है। डन। तो बच्चों अब मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं, एंड बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर ऑफ सिमिलर नेचर, एंड आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का होमवर्क का, एंड क्वेश्चन नंबर 39 ये आपका दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39। देखिए मैं 38 के अंदर एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं। यहाँ पे लिखा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड करंट एसेट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड whose fair value amounted to 15,000 and such asset was also taken over by X limited। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि सर एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो वाई के बुक्स के अंदर है, ठीक है, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 15,000। उस एसेट को भी हमने एक्स ने टेक ओवर करा है, मतलब एक्स ने टेक ओवर कर लिया इस एसेट को भी। इसके लिए वाई के बुक्स में क्या एंट्री बनेगा? वाई के बुक्स में कुछ एंट्री बना ही नहीं पाएंगे आप, बिकॉज वाई ने तो इस एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं करा हुआ। दिस एसेट वाज अनरिकॉर्डेड। आप चेक करिए वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको कोई ऐसा एसेट दिख नहीं रहा है। और अगर हम बात करते हैं अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको वही एसेट ट्रांसफर करने हैं जो आपके बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हैं, और उनको ट्रांसफर करना होता है एट द बुक वैल्यूज। तो जो भी आपके पास बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, आप उन्हीं को ट्रांसफर करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ नया सडनली अराइज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो एक बार कोशिश करके आना इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39। पहले आप सॉल्व करना 39 को, बिकॉज 39 इज कंपैरेटिवली इजियर
देन 38, पहले 39 सॉल्व करना, फिर आई थिंक 38 आपसे सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस तो करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि अपन डिस्कशन नहीं करते होमवर्क क्वेश्चंस का, पूरा डिस्कशन करा जाएगा। बट स्टिल आई वांट कि इस स्टेज पर आकर आप चीज़ों को अपने आप सॉल्व करना सीखें। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।